हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया, आप सभी को पता है बहुत पहले ही। इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ मैंने सभी विषय का, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के सभी विषय का जो है वीडियो एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में। इसमें से करीब 40 से 50 नंबर के प्रश्न आने की संभावना, यानी कि एक पासिंग नंबर तक है ना भाई। हमारी तैयारी अगर अच्छे से नहीं हुई है, यदि हम इतने को ही अच्छे से रट लेते, पढ़ लेते हैं, तो भी हम पास होने के कगार पर रहेंगे। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों, कक्षा 10वीं का। ये साइंस है, विज्ञान है, हिंदी मीडियम में। इसका पहला पार्ट मैंने अभी कुछ देर पहले अपलोड किया था, ये सेकेंड पार्ट है ना। आपको शुरू से दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान है, जिसमें से मैंने पहले पार्ट में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 12 तक को सॉल्व किया है। अब सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 18 तक को। समजात अंग एवं समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये सेकंड पार्ट है, आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डार्विन के द्वारा लगभग 15 तरह के फिंच का अध्ययन किया गया। उन्होंने देखा कि बाह्य स्वरूप में सारे फिंच एक जैसे हैं, लेकिन अलग टापू पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख के रंग बहुत में अंतर नजर आया। अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते थे, कुछ फल, कोई कीड़े खाते थे, तो कोई फूलों का रस चूसते थे। डार्विन ने माना कि एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधता सजातीय लक्षण है, अतः जीवों के अंग तो उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। यानी कि एक जैसा, जिनका चोंच एक जैसा है, जिसका संरचना एक जैसा है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होता था, जिसे अपन क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। इसके बाद देखिए, इसका उदाहरण भी दिया गया है। चमगादड़ का पंख है, सील के पंख है, भेड़, मनुष्य, कुत्ता, छछूंदर के अग्रपाद की आंतरिक संरचना एक समान है। ठीक है। समवृत्ति अंग, अब समवृत्ति अंग कुछ अन्य लक्षण जैसे तितली और पक्षियों के पंख का कार्य समान है, परंतु उनकी उत्पत्ति समान नहीं है। पक्षी के पंख उसके अग्र पैर से बनते हैं, जबकि तितलियों के पंख उनके पैर से नहीं बल्कि उसके मुख्य रूप से त्वचा से बनते हैं, जैसे तितलियों के पंख और पक्षियों के पंख। माहवारी क्या है, इसका मादा मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, आराम से आप लिख सकते हैं। माहवारी जो है महिलाओं को आता है। ये गर्भाशय का अंतः स्तर अंडे को ग्रहण करने के लिए गिर जाता है और इसके स्थान पर नया अंतः स्तर बनता है। इस प्रकरण में रुधिर 3-4 दिन तक जननांगों से निकलता है। इस क्रिया को हम माहवारी कहते हैं। ठीक है। माहवारी का मादा मनुष्य के शरीर पर प्रभाव, लड़की के शरीर के मादा जननांग में किशोरावस्था में खासकर 10 से 14 साल में होने वाले बदलाव माहवारी की प्रक्रिया शुरू होती है। पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है, क्यों या क्यों नहीं। तो हाँ, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, क्योंकि यदि पौधे के तने के शीर्ष भाग पर किसी दिशा से निरंतर प्रकाश मिलता रहता है, तो उसके विपरीत दिशा के प्रविभाजी कोशिकाओं को मिलने वाली सूचनाओं के कारण कोशिकाओं का अधिक तेजी से विभाजन होता है, जिससे पौधे का तना आपतित किरण प्रकाश की ओर झुक जाता है। जैसे कि कोई पेड़ है ना, उस पेड़ में जब प्रकाश पड़ता है तो उसके जो तने होते हैं उस प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है। इसके बाद है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है दोस्तों। तो मैंने एक नामांकित चित्र है, तो आपके गाइड पुस्तक वगैरह सब में दिया है। तो आपको खाली क्वेश्चन किस प्रकार से आने हैं ये देखने के लिए वीडियो का सहारा लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 से 15 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो सिद्ध कीजिए कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमको सिद्ध करना है ना। फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, ये सिद्ध करना है। उसके लिए हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र के अनुसार एक अवतल दर्पण लेंगे जिसमें मुख्य अक्ष देखिए लिखा हुआ है CP है, वक्रता केंद्र C है ना, फोकस दूरी F है
है ना, एक गणितीय नियम है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसके लिए मैं अलग से वीडियो जारी कर दूंगा, इसको आपको समझना है। ठीक, अभी तो फ़िलहाल आप नोट कर लेंगे। इसके बाद इसके अथवा में, तालाब में स्थित मछली वहाँ स्थित नहीं होती जहाँ दिखाई देती है, क्यों, कारण बताइए। तो मान लो एक मछली जल में स्थित है, उसे एक प्रेक्षक विरल माध्यम से देख रहा है। विरल माध्यम क्या होता है, वायु को विरल माध्यम कहते हैं और जल को सघन माध्यम। मछली पी से चलने वाली किरण पी क्यू बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब एम एन से दूर हटकर क्यू आर दिशा में चलने लगती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन के घटना कारण जहाँ मछली होती है उसकी सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। ठीक है, तो इसका चित्र है, देख लीजिए। ये मछली पी बिंदु पर स्थित है ना, लेकिन यहाँ पर प्रेक्षक जो वस्तु व्यक्ति होता है जब उसको देखता है तो ये अभिलंब है ना। अभिलंब से चलने वाली प्रकाश किरण को इधर चलना चाहिए, लेकिन अपवर्तन के नियम के अनुसार वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और यहाँ से चलने लगता है। तो ये जो चित्र है मछली का वो यहाँ पर हमको दिखाई देता है। ठीक है, विद्युत मोटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों पर दीजिए। तो ये तो गाइड पुस्तक सब में दिया हुआ है, इसका चित्र बना लेना है, सिद्धांत लिखना है, कार्यविधि लिखना है। तो सिद्धांत, मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि फैन है, पंखा चालू करते हैं, है ना, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में, मशीनी ऊर्जा में तब्दील कर देता है। ये इसका चित्र है, इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, आपके बुक गाइड में दिया हुआ है। इसके बाद इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या को आपको थोड़ा सा रटना होगा। प्रयोगशाला में ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो इसका नियम लिख देंगे। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार की लंबाई ताप में परिवर्तन न हो तब चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसका विद्युत परिपथ जो चित्र मैं जैसे बताया हूँ वैसा ही आप बना लेंगे। यदि आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा तो मैं जैसे बताया हूँ इस वैसे ही आप लोग ड्राइंग खींच सकते हैं। अवलोकन सारणी को इस प्रकार से खाली छोड़ देना है। प्रश्न क्रमांक 17 और 18 दीर्घ उत्तरी है और प्रत्येक में 6 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 17A, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाना है। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे लोहे पर पपड़ी जम जाता है, अपने घर के आसपास में देखे होंगे आपने, यही जंग लगने का समीकरण है। तो इसको इस प्रकार से अपन लिखेंगे और समीकरण दे देंगे। Fe जब जल से क्रिया होगा तो ये आयनों के रूप में विभक्त हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देगा, है ना। और इसका ऑक्सीकरण होने के बाद ये जल से क्रिया करेगा। ठीक, जल से क्रिया करने के बाद ये जो है फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक, क्या होगा जब संतुलित समीकरण लिखिए। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना। कार्बन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपको कोई तत्व दिया गया है, आप कैसे जानेंगे कि धातु है कि अधातु है। तो घनत्व को, ऊष्मा और विद्युत के प्रति व्यवहार को देखेंगे, आघात वर्धनीयता और तन्यता इत्यादि बातों को देखेंगे। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर ये संतुलित समीकरण इस प्रकार से लिख देना है। जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, एल्यूमिनियम की जल वाष्प से क्रिया। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। 18 क्वेश्चन का ये है। तो ये बायोलॉजी का है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 और 3 6 नंबर के। इसके बाद अथवा करके भी दिया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया का संचालन कैसे होता है। मादा में कोई 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए।
तो इस प्रकार दोस्तों ये कम्प्लीटली कक्षा 10वीं का विज्ञान छत्तीसगढ़ बोर्ड का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट विषय का ज़रूर जो है देखेंगे।